हेलो स्टूडेंट। विषय हिंदी व्याकरण वर्णमाला। आज का हमारा प्रकरण है वर्णमाला। टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की परिभाषा। तो चलो हम वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, ई, व, च, के, खे इत्यादि। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, बड़ी ई, व, च, के, खे इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, यानी राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। रे प्लस आ प्लस में प्लस ए राम, गे प्लस ए प्लस ये प्लस आ गया। इन्हीं एकखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, यानी इन्हीं एकखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, यानी हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं, यानी लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं, यानी हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णमाला की परिभाषा। तो चलो हम वर्णमाला की परिभाषा पढ़ते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, यानी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है, यानी इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, यानी हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं, यानी जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, यानी लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन व्यंजन जिन उच्चारणों का, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुक कर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है, यानी व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्राय व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, यानी प्राय व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, यानी हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है। स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पंचमाक्षर
पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ण का पांचवा व्यंजन जैसे ण, ण और ण आदि। आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब बिंदी का प्रचलन बढ़ गया है। यानी पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का पांचवा व्यंजन जैसे ण, ण और ण आदि। आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है। यानी पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब बिंदी का प्रचलन बढ़ गया है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में दो भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में दो भागों में व्यक्त किया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो चलो हम स्वर वर्ण पढ़ते हैं। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सब स्वर हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सब स्वर हैं। तो चलो हम स्वर की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। यानी परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर हैं। यानी उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता न हो। यानी स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता न हो। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। यानी स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। उच्चारण के आधार पर स्वर ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ आदि। यानी उच्चारण के आधार पर स्वर है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ आदि। उच्चारण के आधार पर स्वर है। लेखन के आधार पर स्वर ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह और री आदि। लेखन के आधार पर स्वर है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आई, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह और री आदि लेखन के आधार पर स्वर है। स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं। यानी स्वर के दो भेद होते हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। यानी मूल स्वर। तो पहला है मूल स्वर ए, आ, ई, उ, ए, ओ। यानी मूल स्वर है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ। ये मूल स्वर हैं। संयुक्त स्वर आई, यानी ए प्लस ए, आई, और औ, ए प्लस ओ, यानी औ। संयुक्त स्वर है आई और
औ ये संयुक्त स्वर हैं। मूल स्वर के भेद यानी मूल स्वर के भेद होते हैं। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, पहला है विलुप्त स्वर यानी पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है विलुप्त स्वर। तो पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। ए, ई, उ, री यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 स्वर हैं। री की मात्रा रूप में लगाई जाती है यानी री की मात्रा शब्द के नीचे लगाई जाती है यानी री की मात्रा शब्द के नीचे लगाई जाती है, री की मात्रा के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है तथा इसका उच्चारण छोटी री की तरह होता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं यानी इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में परिभाषा है। स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है यानी स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं यानी दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं यानी दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई यानी छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ यानी छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ, ए प्लस ई यानी ए प्लस छोटी ई ए प्लस ए यानी आई, ए प्लस उ यानी ए प्लस छोटा उ ओ, ए प्लस ओ तो क्या बना औ, ए प्लस ओ यानी औ, ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। विलुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है यानी जिन विलुप्त स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा है। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे विलुप्त कहते हैं। इसका चिन्ह है इसका उपयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है जैसे सुनो, राम, ओम यानी जैसे सुनो, राम, ओम। हिंदी में साधारणतः विलुप्त का प्रयोग नहीं होता यानी हिंदी में साधारणतः विलुप्त का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में विलुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है यानी वैदिक भाषा में विलुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं यानी इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो चलाओ हम
दूसरा वर्ण है व्यंजन। ये पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन, व्यंजन कैसे हेतक होते हैं, यानी कैसे हेतक व्यंजन है। के, खे, गे, घे, ण, चे, छे, जे, झे, ण, टे, ठे, डे, ढे, ण, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, वे, भे, में, ये, रे, ले, वे, श, से, श, श, से, है। ये सब व्यंजन है, यानी कैसे है तक सब व्यंजन है। तो चलो हम व्यंजन की परिभाषा पढ़ते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर लगा होता है, यानी जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन यानी हर व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर लगा होता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता, यानी ए के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले बिना नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले बिना नहीं किया जा सकता, व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर के से लेकर हे तक के सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, यानी के से लेकर हे तक के सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, यानी व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। दो उच्छिष्ट व्यंजन और 2 अयोग्यवा होते हैं, यानी 2 उच्छिष्ट व्यंजन एवं 2 अयोग्यवा होते हैं। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। के से लेकर मे तक के होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन के से लेकर मे तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, यानी इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। के वर्ग के, खे, गे, घे, ण। चे वर्ग चे, छे, जे, झे, ण। टे वर्ग टे, ठे, डे, ढे, ण। ते वर्ग ते, थे, दे, धे, ने। पे वर्ग पे, बे, भे, में। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। ये, रे, ले, वे। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। ये, रे, ले, वे, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 होती है। श, स, से, है, यानी ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 होती है। श, स, श और है। उच्छिष्ट व्यंजन ये 2 होते हैं। उच्छिष्ट ये 2 होते हैं, ढ और ळ, यानी ढ और ळ। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ढ और ळ इनको गुण व्यंजन भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन
छ त्रे गे श्रे यानी के प्लस श तो छ। ते प्लस रे त्रे। जे प्लस णे गे। श प्लस रे श्रे यानी के प्लस से तो छ। ते प्लस रे तो त्रे। जे प्लस णे गे श प्लस रे तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो आपको वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के भेद कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के भेद होते हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। यानी आपको लिखने भी है और याद भी करने हैं। वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण के भेद, मूल स्वर के भेद, स्वर और व्यंजन की परिभाषा और स्वर और व्यंजन के भेद भी आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।